हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। कैसे देश की हालत बेहद खराब है, इसके बावजूद भी कि खुद देश के गृह मंत्री और खुद प्रधानमंत्री दोनों लोग ये कह चुके हैं कि सब चंगासी हैं। एक तरफ आम आदमी है, दूसरी तरफ खास आदमी है। अब आप देखिए ये एक लेवल पे कोविड से भी बदतर हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजर नहीं आ रहा। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो एडवाइजर है उन्होंने एडमिट किया है कि इंडिया का जो रुपया जो है, अंग्रेजी में उन्होंने कहा ये बहुत ही कमजोर है, इट्स पंचिंग वे बिलो इट्स वेट। वो ये कह रहे हैं कि आप ईंधन बचाइए ताकि मैं खर्च कर सकूं और मैं जाके सोमनाथ में, वहां गुजरात में रैलियां करूंगा और उसके बाद मैं फॉरेन ट्रैवल करूंगा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बहुत दिनों से आलोचक कह रहे थे कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार हर मुहाने पर तो नाकाम है ही, लेकिन आर्थिक मुहाने पर पूरे तरीके से नाकाम हो रही है और एक बड़ा आर्थिक संकट मुंह बाए खड़ा है। आज खुद प्रधानमंत्री ने इसी भाषण के साथ जो मैं आपको सुनाने जा रही हूं, जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। खुद इस बात को अपने आप कबूल लिया है जब वो ये कह रहे हैं कि ईंधन मत खर्च करो, यानी पेट्रोल डीजल मत खर्च करो, सोना एक साल के लिए मत खरीदो, विदेश यात्राओं पर मत जाओ। इसके अलावा यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि फर्टिलाइजर्स मत खर्च करो। तो ये तमाम चीज़ें जो कह रहे हैं, एक बात किसानों से कह रहे हैं, दूसरी भारत के आम नागरिकों से कह रहे हैं। सीधे तौर पे ये बताया जा रहा है कि कैसे देश की हालत बेहद ख़राब है, इसके बावजूद भी कि खुद देश के गृह मंत्री और खुद प्रधानमंत्री दोनों लोग ये कह चुके हैं कि सब चंगासी, सब बहुत अच्छा है। चुनाव सीधे तौर पर जैसे ही नतीजे आए, फौरन ये बम फोड़ दिया हमारे सामने और बता दिया कि सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अब तो वोट पड़ चुके हैं, नतीजे भी आ गए हैं, बंगाल में सरकार बन चुकी है, इसके अलावा 5 राज्यों में जो चुनाव होने थे सब कुछ हो गया। अब आम जनता से राष्ट्र के हित में, राष्ट्र की सेवा में एक कुर्बानी मांगी जा रही है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। सोना खरीदना छोड़ दीजिए, विदेश यात्राएं छोड़ दीजिए, कीटनाशक लेना छोड़ दीजिए, ईंधन खरीदना छोड़ दीजिए, आप मेट्रो से जाइए, इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम कीजिए। ये तो बहुत मामूली बात है। मोदी जी अगले कुछ घंटों में हमसे कहेंगे, कुछ दिनों में, कि आप बजाइए, भगोना बजाइए, पतीली बजाइए, चम्मच बजाइए, थाली बजाइए, भोंपू बजाइए, सब कुछ हम बजा सकते हैं क्योंकि मोदी जी ने कहा है। लेकिन मोदी जी के काल में कुछ नहीं रुकेगा। उनका जो जीवन है वो जितना ग्लैमर और जितनी खूबसूरती के साथ गुजर रहा है, जो आन बान शान के साथ, एक तरफ भारत की जनता है, दूसरी तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ आम आदमी है, दूसरी तरफ खास आदमी है। अब ये देखिए कि ये भाषण जो आपने सुना अभी, इस भाषण के ठीक बाद कुछ घंटों बाद मोदी जी रवाना हो गए और वो चले गए। अब देखिए 50 गाड़ियों का डीजल से चलने वाली ये SUVs जो गाड़ियां हैं, उनके जरिए पहुंचेंगे वो, अपने जहाज में प्राइवेट में बैठेंगे। उसके बाद जब गुजरात वो उतरे वहां पर, तो हमने देखा कि वहां पर भी पूरी नौटंकी, पूरी नुमाइश वहां पर पूरे तरीके से तैयार थी। वहां भी 50-100 गाड़ियां उनका इंतजार कर रही थी। ये तस्वीरें देखिए, आपको हैरानी होनी चाहिए कि एक ऐसे देश में जहां अभी भी हजारों नहीं लाखों की तादाद में पत्रकार हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारी आंख के नीचे, हमारे सामने इस तरह की चीज़ें, तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन बताया क्या जा रहा है कि ये सब भी आपके भले के लिए मोदी जी कर रहे हैं। ये तमाम आप देखिए तमाशे हो रहे हैं। कौन सी दुनिया में मोदी जी रहते हैं? क्यों करते हैं ये रोड शो? क्यों करते हैं इस तरह की रैलियां? अगर बंगाल का चुनाव जीते थे तो गुजरात में जाके ये रैलियां क्यों कर रहे थे? ये रोड शो आखिर वो करते क्यों हैं? किसको क्या बताना चाहते हैं?
कौन सा ऐसा एक पैरेलल यूनिवर्स है कि एक वो दुनिया है जिसमें हम जैसे आम लोग और गरीब लोग रहते हैं, दूसरी वो दुनिया है जो शहंशाहों की दुनिया है, तानाशाहों की दुनिया है, वो परियों की कहानियां हैं। वो कौन सा ऐसी जन्नत है जहां मोदी जी रहते हैं, जब सब कुछ इतना अच्छा है। इस तरह से पूरा मैनिक्योर करके बनाकर एक एक रेशा उनके हिसाब से पेश किया जाता है। आप ये देखिए, तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। उस देश का प्रधानमंत्री जिसने कुछ घंटे पहले अभी ये कहा था कि देश में संकट है और देश आपसे कुर्बानी मांग रहा है, देश बलिदान मांग रहा है, उस बलिदान के बाद अब मोदी जी खुद बलिदान देने को तैयार नहीं है। उनका जीवन टस से मस नहीं हुआ। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगा, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मकाम पर ला दिया है कि जनता को ये बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच सकें। ये कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है अब देश को चलाना। अब जो दुनिया के हालात हैं आर्थिक, वो तो मैं आपको एक ही पल में बताऊंगी कि क्यों कह रहे हैं मोदी जी और क्या कह रहे हैं और कैसे इसको देखा जाए। लेकिन आप ये देखिए, मोदी जी का प्यारा मीडिया, जी हाँ वही तथाकथित दरबारी मीडिया, और इस मीडिया के प्यारे मोदी जी बता रहा है आज तक, अपनी स्क्रीन पर देखिए, क्यों सोना नहीं खरीदें। अब सोना ना खरीदने के 10 लाभ, घर से काम करने के 10 लाभ, विदेश यात्रा ना करने के 20 लाभ, कीटनाशक ना खरीदने के 50 लाभ, ये मीडिया आपको बताएगा। अब देखिए सीधे तौर पर, आप प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक हालात को देखते हुए रविवार को सोना न खरीदने की सलाह दी है। आज तक का आर्टिकल है ये, आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। उन्होंने देशवासियों से अगले 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। लेकिन आपको पता है कि इससे भारत सरकार को क्या फायदा होने वाला है? फायदे सुनिए अब आप, सोना न खरीदने के फायदे सुनिए। वो भी मोदी जी के कहने से पहले फायदा नहीं था, मोदी जी के कहने के बाद फायदे अब गिन रहे हैं। आखिर पीएम मोदी जी को क्यों उन्होंने भावुक अपील की है कि आप सोना मत खरीदिए? भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़े सोने का उपभोक्ता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत हर साल करीब 750 टन सोना आयात करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 721 टन सोना आयात हुआ और 24-25 में 757 टन, 23-24 में कुछ और टन। भारत स्विट्जरलैंड से सबसे ज़्यादा सोना आयात करता है और लगभग कुल आयात का 40% हिस्सा स्विट्जरलैंड से लेता है और इसके बाद यूएई और दक्षिण अफ्रीका का नंबर आता है। अब जो अपील की है पीएम मोदी ने वो क्या है? वो ये है कि सोने के आयात से देश का जो व्यापार घाटा है, यानी ट्रेड डेफिसिट अंग्रेजी में भी समझाया है, उसको बढ़ाता है, क्योंकि इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा यानी डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि भारत 10 ग्राम सोना खरीदता है, इसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। भारत को ये भुगतान डॉलर में करना पड़ता है, जिससे आयात और निर्यात के बीच असंतुलन बढ़ जाता है और देश का व्यापार घाटा भी बढ़ जाता है। यही कारण है पीएम मोदी ने सोना नहीं खरीदने की अपील की है। कितनी शानदार बात है, मन बिल्कुल खुश हो गया, फूल खिलने लगे, तारे चमकने लगे, हर तरफ देखिए कितना संगीतमय और बेहतरीन माहौल है। क्योंकि अब आज तक ये बता रहा है कि सोना ना खरीदने के फायदे क्या हैं। अब हमें ये भी तो हम जान लें कि आखिर कीटनाशक का उपयोग ना करने के क्या फायदे हैं, डीजल, और ये फायदे क्या मोदी जी को नहीं पता? वो क्यों विदेश यात्रा पे जा रहे हैं? वो क्यों जाके गुजरात में रैलियां कर रहे हैं? आज तक अगर ये आम जनता के लिए आर्टिकल लिख रहा था तो 1-2 आर्टिकल कम से कम देश की जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए भी लिख दिया होता। यहाँ जिसे कि अंग्रेजी में कहते हैं, इतना एब्सर्ड हो चुका है, इतना भद्दा और बदसूरत ये पूरा डिस्कोर्स हो चुका है कि अब तो समझ में नहीं आता कि आखिर किया क्या जाए। अब ये देखिए, आप जो अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं वो इस बात को लेकर बताते हैं कि कैसे ये पूरा जो क्राइसिस हमारे सामने आ रहा है। हॉर्मुज को देखिए आप, हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल अभी ईरान के पास है, और जिस फ्रीडम का जिक्र कर रहा था हॉर्मुज को आज़ाद कराने का अमेरिका, उस पर भी उसने अपने हाथ धो लिए हैं कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी ये बताया जा रहा है कि 1500 से लेकर 2000 तेल के जहाज खड़े हुए हैं और ईरान जिसको चाहेगा उसको परमिशन देगा, और ये हालात बिल्कुल और ज़्यादा संजीदा होते जा रहे हैं। सीधे तौर पर आप ये देखिए कि बताया जा रहा है कि 1500 से भी ज़्यादा, यानी जो वॉल्यूम, जो तादाद थी पहले इन जहाज़ों की जाने की, और अब इसमें बहुत भारी गिरावट आई है और इसीलिए ये पूरा संकट यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये देखिए, एक और विश्लेषण ये है कि अरामको जो एक बड़ी कंपनी है, उसके सीईओ अमीन नासिर, उन्होंने ये कहा कि अगर
अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फौरन भी खोल दिया जाए, तब भी उनका ये कहना है कि जो बाजार है, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, उसको सामान्य होने में 2027 तक का समय लगेगा और अभी हॉर्मुज खुला नहीं है। तो अभी भी अगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ता है, अगर कोई संधि हो जाती है और हॉर्मुज सबके लिए खुल जाता है, ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तब भी वो ये कह रहे हैं 2027 से पहले कुछ नहीं होगा, कुछ हफ्ते कुछ महीनों की ये बात नहीं है। यानी आप सोचिए, अपनी जो कमर की जो पेटी है वो बांध लीजिए, आप ये सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि मोदी जी कुर्बानी आपसे मांग रहे हैं, ये कुर्बानी आप दीजिए और सब कुछ अच्छा है, पहले से बेहतर है। एमके वेणु से बातचीत करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, और क्या वाकई ये जो कुर्बानियां देश से वो मांग रहे हैं इससे कोई फर्क पड़ेगा। और साथ साथ मैं उनसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जो आम नागरिक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो आने वाले हफ्तों और महीनों को किस तरह से देखें, किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है और कितना सचेत रहने की जरूरत है। इस सबको समझा कैसे जाए कि पेट्रोल, डीजल, ईंधन आम आदमी बचाएगा, सोना आम आदमी नहीं खरीदेगा, आम आदमी घर से काम करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री रैलियां करेंगे। और ये जो जंग है ये तो चल रही है पिछले लगातार 2.5 महीने से। अचानक मोदी जी को बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद ही ये ध्यान क्यों आया? एमके वेणु, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सब कुछ इतना प्रिडिक्टेबल हो गया है, हम पत्रकारों को तो ये पहले से पता था कि क्या होने जा रहा है। हमें ये पता था कि देश आर्थिक रूप से किस तरह से गर्त में जा रहा है। राहुल गांधी, जिनको हमेशा इस बात के लिए गालियां दी जाती हैं, आलोचना की जाती है उनकी कि किस तरह से वो हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे खड़े रहते हैं जो भारत के लिए बुरा चाहता है, उन राहुल गांधी ने ये पूरे पश्चिम एशिया का जो ये अभी क्राइसिस देखने को मिल रहा है, बहुत पहले पार्लियामेंट सेशन में चेता दिया था कि मोदी जी को इसको एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन उस सब के बावजूद पूरी प्लेबुक हमारे सामने है कि आम जनता समझ पा रही है क्या हो रहा है। पूरा इनका एक बड़ा इन्होंने वो पॉलिटिकल अपना एक मैप बना रखा है, इलेक्शन विक्ट्री का जो मैप बना रखा है, उस पे ये लगे रहते हैं। ये तो जनता को पता है, और जनता को ये भी अब पता लग गया है कि आर्थिक विषयों पे और आर्थिक इकोनॉमिक पॉलिसी पे इनका ध्यान ज्यादा जाता नहीं है। और ये इससे भी साफ जाहिर होता है कि मोदी जी ने पिछले 2-3 जब से ये वॉर शुरू हुआ, वॉर से पहले भी मैं कह रहा हूँ, अभी तक हमें यही बताया जा रहा है कि सब चंगा सी, सब ठीक है। अभी बिहार में कुछ पत्रकार थे, उनको अमित शाह ने बोला, बड़े सीनियर पत्रकार एडिटर, कि 6 महीने के लिए कोई चिंता नहीं है, हमारे पूरे तेल वेल का पूरा इंतजाम हो गया है, सब चीजों का इंतजाम हो गया। अब आप देखिए, अर्थात इस देश में पूरा जो इस देश का जो पूरा एक कोविड के टाइम में आपने देखा होगा, सब कुछ ठप हो गया था, मगर किसानों ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बरकरार रखा। तब फर्टिलाइजर की क्राइसिस नहीं थी। अब आप देखिए, ये एक लेवल पे कोविड से भी बदतर हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजर नहीं आ रहा, और अमेरिका में फर्टिलाइजर के दाम 50% बढ़ गए, वहां पे बहुत इश्यू बना हुआ है, और यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई अभी तक। एक भी मंत्री ने अभी तक फर्टिलाइजर को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अभी जाके मोदी जी ने बोला है कि फार्मर से मैं अपील करूंगा, किसानों से, कि फर्टिलाइजर को कम इस्तेमाल करें और नेचुरल एक तरीके से, जो ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से आप फसलों को उगाएं। अब ये, अर्थात मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही डेंजरस आइडिया है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो फर्टिलाइजर की जो प्रोडक्शन जो आज के इंडिया में होता है, सब राइस, व्हीट, सब चीजों का, वो फर्टिलाइजर्स की वजह से होता है। अगर आप सबको बोले कि आप नेचुरल फार्मिंग करें, ऑर्गेनिक करें, तो ये हमारा जो उत्पादन जो है ये एकदम कोलैप्स हो सकता है, 50-60% गिर सकता है। और इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। श्रीलंका में जो 2022 में इतना बड़ा जो वहां एक रिवोल्ट हुआ सरकार के, उस वक्त की सरकार के खिलाफ, राजपक्षे, उसका मेन कारण था कि खाने के दाम 50-60% इन्फ्लेशन हो गया था, फूड इन्फ्लेशन। क्योंकि उन्होंने भी यही डिसीजन लिया था कि फर्टिलाइजर को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, और ऑर्गेनिक तरीके से और अपने नेचुरल फार्मिंग के तरीके से उत्पादन करेंगे। और एकदम उसका नतीजा क्या था, उत्पादन पूरा एकदम गिरा, और इतना जबरदस्त गिरा कि वहां पे राइट्स हो गए, फूड राइट्स हो गए वहां पे। तो ऐसे डेंजरस आइडियाज ये अपील कर रहे हैं फार्मर्स को। आप सोचिए, फार्मर से अभी तो कोई बातचीत भी नहीं। और मैं मानता हूँ अगर फार्मर से कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर है इनका, कॉमर्स, फार्मर से कोई इन्होंने कोई डायलॉग शुरू किया हो जब वॉर शुरू हुई थी
28 फरवरी को। आप फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, किसानों के लोगों से पूछिए, किसी से कोई बातचीत नहीं है। नहीं तो अब ये कंसल्टेशन की, मैं तो कह रही हूँ एम के वेणु, ये कंसल्टेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। मोदी जी एक बिल्कुल एक शासक, एक राजा की तरह बिल्कुल काम कर रहे हैं आजकल, कि उन्हें कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। एक राज्य के बाद दूसरा राज्य वो चुनाव जीत रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि खतरनाक हो सकता है, वहां पर फूड राइट्स यानी खाने को लेकर दंगे हो गए जिस जगह का आप जिक्र कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि चलिए, ये तो बात रही फर्टिलाइजर्स की, वर्क फ्रॉम होम, मिडिल क्लास, सरकार बदल गई अर्थात जी, वहां सरकार बदल गई, सरकार बदल गई। आपको याद होगा वहां पे बिल्कुल वो हाल हुआ, बिल्कुल पलट गया वहां पे, सत्ता पलट गई वहां। लेकिन हमारा जो मध्य वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, वो तो बहुत खुश हो रहा होगा कि चलिए राष्ट्र सेवा का एक और मौका मिल गया, मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा, मेरा क्या जाता है, तनख्वाह तो मुझे महीने में मिल ही जाएगी। कंपनियां भी जो जहां पे वो काम कर रहे हैं वो सपोर्ट करेंगी, क्योंकि ये मोदी जी के मुख से निकली हुई बात है। हो सकता है कि आने वाले 48 घंटे में संकट अगर और गहराया तो वो कहेंगे कि फिर थाली और ताली और इसके अलावा भगोने बजाइए और दिए जलाइए। मैं बिल्कुल हैरान नहीं होंगी अगर वो भी हो सकता है। अब मुझे बताइए कि ये सब तो समझ में आया, लेकिन सोना ना खरीदें, विदेश में यात्राएं ना करें, मतलब मोदी जी तो विदेश यात्रा के लिए निकलने वाले हैं अब कुछ ही घंटों बाद, लेकिन आम जनता जो कर सकती है ट्रैवल वो ना करे और सोना ना खरीदे, इसका क्या मतलब हुआ? इसमें आर्था जी, इसका एक एक बहुत बड़ी आपदा हमारे सामने आई है, जिसके बारे में भी इन्होंने ठीक से लोगों को ठीक से बताया नहीं है। मैं आपको उसका कारण, मैं उसका उसका एक छोटा, मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूं। इकोनॉमिक सर्वे में जो हमारे जो जनवरी एंड फरवरी में जो आया था, उसमें ईरान के युद्ध से पहले उसमें साफ, इकोनॉमिक सर्वे में साफ, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो एडवाइजर है उन्होंने एडमिट किया है कि इंडिया का जो रुपया जो है, ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा ये बहुत ही कमजोर है, इट्स पंचिंग वे बिलो इट्स वेट। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश किसी वजह से इंडिया से भाग रहा है। और उन्होंने ये कहा कि इस चीज का आकलन करना पड़ेगा, इसको स्टडी करना पड़ेगा कि इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टर क्यों इस तरह बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है। और यही बात जो ईरान के युद्ध के शुरू होने के बाद एक बहुत ही एक तीखा रूप अपना रही है, और रुपया बहुत प्रेशर में है। और अभी पिछले 5-6 महीने में अर्थात अभी आंकड़े आए हैं कि और सब देशों में, साउथ कोरिया, ताइवान, आप ले लीजिए, ब्राजील, लैटिन अमेरिका, जब सब जगह विदेशी निवेश आ रहा है। और इंडिया से जो एफआईआई, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में जो आता है, इंडिया पिछले 5 महीने में इंडिया से $20 बिलियन बाहर गया है, और बाकी और देशों में आ रहा है अंदर। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि इंडिया में क्या मतलब कमी है कि विदेशी जो निवेशक है बिल्कुल यहाँ आ ही नहीं रहा। और इस चीज को 2 लोगों ने, अभी पीछे रुचिर शर्मा ने अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू दिया, उसमें उसने कहा कि विदेशी निवेशक जो है इंडिया की तरफ देख ही नहीं रहा। और एक और जो बड़े फंड मैनेजर है जो इंडिया में 35 साल से जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, समीर अरोरा, वो जो सिंगापुर में बेस्ड है, उन्होंने भी कहा कि वो अमेरिका में वो एक कॉन्फ्रेंस में थे, वहां पे और सब देशों की बात हो रही है जहां पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, वहां पे इंडिया का जिक्र ही नहीं हो रहा। और एक तरह से बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है इंडिया को। और इसका क्या कारण है, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा जी। वेणु, इनफैक्ट रुचिर शर्मा ने तो ये भी बोला उसमें, जो एक्सप्रेस के जो एक्सप्रेस उनका जो कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये भी बोला कि अगर मोदी और अमित शाह जितना ये जोर और अपना पैशन और ये इलेक्शन लड़ने में लगाते हैं, अगर इतना ये इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में और निवेश में लगाएं, विदेशी और डोमेस्टिक, तो हिंदुस्तान का उद्धार हो सकता है। बिल्कुल। और ये आपको एक व्यू बता रहा हूं मैं किस तरह ये विदेशी निवेशक हिंदुस्तान को देख रहा है। और तीसरी बात अर्थात अभी डॉलर की समस्या है, क्योंकि अब ऑयल के दाम, वॉर खत्म होते हुए नहीं दिख रहा, ऑयल के दाम ऑलमोस्ट 60-70% बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, आखिरी 2 सवाल और समय मेरे पास बहुत कम है। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताइए कि जो आम दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको किस तरह से सचेत रहने की जरूरत है, किस तरह के दिन आगे आने वाले हैं जिसके लिए वो तैयार रहें, संक्षेप में। संक्षेप में ऐसा मैं ये कहूंगा, लोगों को इस वक्त बिल्कुल
अपनी जो सेविंग्स है, जितना पैसा है उसको बिल्कुल संभाल के रखें, बहुत संभाल के खर्च करें, क्योंकि पिछले 5-6 साल की जो अर्थव्यवस्था हमने देखी है उसमें लोगों की सेविंग्स जो है, वो आरबीआई का आंकड़ा कहता है कि 40 ईयर लो है। 40 साल में हाउस होल्ड लोगों की सेविंग्स जो है, पूंजी इतनी नीचे नहीं गिरी है, तो और इनकम भी नहीं बढ़ रही है साथ साथ। और ये ईरान वॉर की वजह से जो जो निवेश भी नहीं हो रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होता हुआ दिख रहा है। ये सभी अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि अब जो विकास दर जो है अब गिरेगा। और जिस तरह मोदी जी बोल रहे हैं, सब कुछ अगर लोग सब खरीदारी कम कर दे तो ऑब्वियसली वो तो उत्पादन भी कम होगा। तो उत्पादन कम होगा तो लोगों की आमदनी कम होगी, क्योंकि उत्पादन और आमदनी वो दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो लोगों को ये मैं कहूंगा कि जो है अभी उनके पास, उसको बिल्कुल बहुत ही केयरफुली उसको खर्चे। कितना टाइम लगेगा ये पूरा जो आपदा है जो आई है, जो वॉर के चलते, और खासकर जो इंडियन इकोनॉमी है, इट्स द वर्स्ट अफेक्टेड अमंग ऑल एशियन इकोनॉमीज। सारे विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा खराब तरीके से प्रभावित हुई है। और वेनु, यानी कि अच्छे दिन का नहीं बल्कि बुरे दिनों का आप एक तरह से इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल आखिरी सवाल मुझे बताइए कि मैं समझने से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी की ये जो रैलियां हैं ये क्यों चले जाते हैं अचानक गुजरात, क्यों इस तरह की रैलियां करने लगते हैं। इससे पहले देश का कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने 5% भी या 1% भी, मैं तो मनमोहन सिंह को भूल जाइए, मैं तो बात करना चाहती हूँ उनके खुद के प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का, हम इनसे अटल बिहारी वाजपेयी का हम जिक्र कर लें, उन तक में हमने देखा था ऐसी कोई रैलियां नहीं होती थी। अचानक क्यों रैली करने पहुंच जाते हैं गुजरात? मेरे को लगता है अर्फा जी, ये मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। इनके मोदी जी का एक साइकोलॉजी है, इनके अंदर ना एक पावर को लेके बड़ी इनसिक्योरिटी है। तो जब भी इनको लगता है कि इनकी इमेज में गिरती जा रही है, जैसे विश्वगुरु इनका इमेज जो था पिछले 1-1.5 साल में ट्रंप ने तो ध्वस्त कर दिया और इनकी कोई सुन नहीं रहा था दुनिया में। तो अब इन्हें लगा कि भाई अब कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कुछ दिखाना है करके। अब बंगाल जीता है, जिस तरह हम सबको पता है किस तरह जीता है। जीतने के बाद ये हमेशा बड़ी कोई जीत होती है, गुजरात जरूर जाते हैं, क्योंकि गुजरात से इनको एक साइकोलॉजिकल इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि ये इनका गढ़ है। और ऑफ कोर्स इस बार गए तो सोमनाथ के उसके लिए गए, सोमनाथ में जो सेरेमनी वगैरह उसके चलते इन्होंने वहां रोड शो भी कर दिया। इसलिए मैंने देखा कि गुजरात और वाराणसी में ये बहुत रोड शोज करते हैं, और इस वक्त ये रोड शो करना अल्फा, जैसे आप कह रही थी, जबकि सारी दुनिया को ये नसीहत दी जा रही है कि आप गाड़ी में पेट्रोल कम करें, खर्चा एनर्जी को सेव करें। और इनका तो चल ही रहा है, इनके रोड शोज भी चल रहे हैं। अभी ये 4 देशों का दौरा करने जा रहे हैं, अभी फ्राइडे को निकलेंगे, और उसमें भी उसमें भी बहुत ही एक किस्म से एक्स्ट्रा वगैरह खर्चे वर्चे तो होते ही हैं इनके। तो ये तो सबको पता है मोदी जी के जो फॉरेन ट्रिप्स के क्या क्या खर्चे हैं, और किस तरह का जो लैविश इनका वो चलता है वहां पे जो। और इसमें एनर्जी प्लेन एयरक्राफ्ट में, यूरोप में कहा जा रहा है कि अब जो एयरक्राफ्ट का जो ईंधन है वो केवल कुछ हफ्तों का ही बचा हुआ है, एक आध महीने का। उसके बाद एयरक्राफ्ट कई, अगर ये वॉर चलता है तो कई एयरक्राफ्ट भी, इंटरनेशनल फ्लाइट भी कम की जाएंगी। मगर मोदी जी के जो प्राइवेट जो फ्लाइट्स है वो तो चलते रहेंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि आप ईंधन बचाइए ताकि मैं खर्च कर सकूं, और मैं जाके सोमनाथ में, वहां गुजरात में रैलियां करूंगा, और उसके बाद मैं फॉरेन ट्रैवल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया एम के वेनु आपका।